हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 6 की ये पुस्तक। और इसमें हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 10। और ये आपके एग्ज़ाम चाहे यूपी टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो हिस्ट्री से, और सुपर टेट हो, सभी में आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए मददगार साबित होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। आज जो हम चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पुष्यभूति वंश, जिसमें हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, उसके प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, वेनसांग की दृष्टि में भारत। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं 10 चैप्टर की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। लर्नर्स, अब आप अनअकैडमी पर प्लस के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पर आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी, पूरी एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि हर 3 सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट है, और ये सब कुछ आपको प्लस पर मिलता है। मेरी फ्री लाइव क्लास होती है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो आप भी इस क्लास को ज्वाइन ज़रूर करें। और ये क्लासेस आपको डेली मिलेंगी अनअकैडमी पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रतीक्षा आचार्य मेरा नाम है, ठीक है। और ये सारी क्लासेस आपको अनअकैडमी पर मिलने वाली हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है, ये स्पेशल क्लासेस है फ्री वालों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अनलॉक करनी है इन क्लासेस को, और अनलॉक कोड में यूज कर सकते हैं आप, यही रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट। अगर आप प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आप बैच कोर्सेज लेना चाहते हैं, अलग अलग बैच कोर्सेज आते रहते हैं। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसी एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी की तैयारी कर सकते हैं। 6 महीने और 12 महीने के ड्यूरेशन में ही बटा है 699, 899। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है, और रेफरल कोड यूज करेंगे तो डिस्काउंट आपको शो होने लगेगा। DSSB, सुपर टेट, KBS, NBS, APS के लिए भी अलग से सब्सक्रिप्शन है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं। मेरी फ्री लाइव क्लास को अनलॉक करने के लिए या फिर बैच कोर्स को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, डिस्काउंट पाने के लिए आप इसी रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और मुझे फॉलो करना बिल्कुल। तो 10 चैप्टर ओपन हो चुका है, जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। संगम नगरी इलाहाबाद में माघ के महीने में माघ मेला लगता है। कुंभ एवं महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। इसमें दूर दूर से लोग आते हैं, और आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्ष नामक राजा भी यहाँ प्रति 5वें वर्ष यहाँ पर आते थे और धर्म सभा करवाते थे। यहाँ वह अपनी 5 वर्ष की संचित संपत्ति का दान करते थे। तो ये बात हो रही है इलाहाबाद की, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। गुप्त काल से लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ, जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी थानेश्वर, जो अंबाला जिला है वर्तमान में, थी। और इस वंश का प्रथम राजा जो था वो था प्रभाकर वर्धन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का प्रथम राजा था, जिन्होंने हूणों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया था। और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा पुत्री राज्यश्री थी। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में, यानी कि 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, और हर्ष की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान थे तथा वह विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटक, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे प्रियदर्शिका किसके द्वारा रचित है, या रत्नावली या नागानंद किसके द्वारा रचित है।
तो आपका आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन के द्वारा। उनके एक दरबारी कवि भी थे जिनका नाम था बाणभट्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग, तो हा से ध्यान रखिए, मैच कर सकते हैं, हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेन-त्सांग। तो ह्वेन-त्सांग जो है उनके शासनकाल में आया, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, और ह्वेन-त्सांग 15 वर्ष तक भारत में रहा। वर्धन काल ह्वेन-त्सांग की नज़र से हर्षवर्धन एक प्रजापालक और उदार शासक थे। उन्होंने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई। वह बहुत दानी भी थे और हर साल प्रयाग के मेले में क्या करते थे? दान देते थे। हर्ष ने सभी धर्म के विद्वान, पुरोहित, किसानों व ह्वेन-त्सांग को दान देने के लिए भी आमंत्रित किया था, और सारी चीज़ें जितना भी वो कमाते थे 5 साल में, वो सारी चीज़ें दान में दे दिया करते थे। नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में था। यहाँ धर्म के अतिरिक्त व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योग की भी शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक सद्भाव था, लोगों के विचारों में मतभेद नहीं था। ह्वेन-त्सांग ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की। कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय में, और शिक्षण का कार्य भी किया। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर तथा दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। इसी के साथ ये 10 चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। छोटा सा ही था, और कुछ जो बातें थी जितनी भी इस चैप्टर में आई वो सभी इम्पॉर्टेंट थी, उनको आप ध्यान रखें। तो चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज है, इसको कर लेते हैं। तो सत्य और असत्य बताना है। पहला है, हर्षकालीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत चीनी यात्री फाहियान का विवरण है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हर्ष के समय में चीनी यात्री आए थे वो थे ह्वेन-त्सांग। ह और ह मिला सकते हैं, ह्वेन-त्सांग। फाहियान जो थे वो हर्ष के समय में नहीं आए थे, तो ये जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा है, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। तो बिल्कुल सही है, हर्ष के दरबारी कवि जो थे वो बाणभट्ट थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित, तो ये सही होगा। तीसरा, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। तो बिल्कुल सही। तो जब वर्धन वंश यानी कि पुष्यभूति वंश स्थापित हुआ था, उस समय जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, ठीक है। लेकिन बाद में कन्नौज को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो हर्षवर्धन के समय में जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि पुष्य या प्रभाकर वर्धन के समय राजधानी थी, या पुष्यभूति वंश जो वर्धन वंश है उसकी स्थापना के समय जो राजधानी थी, तब आपका आंसर क्या होगा? थानेश्वर होगा। लेकिन हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी है? कन्नौज है। फिर है, हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन था। तो बिल्कुल सही। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, पहले थे राज्यवर्धन और दूसरे थे हर्षवर्धन। तो यहाँ पर 3 सत्य है और 1 असत्य है। इसके बाद हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति पर। तो वर्धन वंश का प्रथम शासक कौन था, ये आपको बताना है। और वर्धन वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन, प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन। दूसरा है, हर्षवर्धन के 3 नाटक कौन कौन से हैं? पहला नागानंद, दूसरा रत्नावली और तीसरा प्रियदर्शिका। तो तीनों नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। तीसरा है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं, जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे। और चौथा है, हर्षवर्धन की मृत्यु डैश ईस्वी में हुई। तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई वो हुई 647 ईस्वी में। तो यहाँ पर चारों के रिक्त स्थान हमने कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो का एंड होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा वीडियो। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट